नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 152 एसआरए। सर, सर्कुलर नंबर 152 के बारे में तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार और सरकारी अधिकारी, ये जो झोपड़पट्टी वासी हैं, इन्हें आर्थिक तकलीफ क्यों दे रहे हैं। ये एक हिसाब से फाइनेंशियल हैरेसमेंट है। अब डिपार्टमेंट ने एक नया किस्सा चालू किया है। नया किस्सा ये चालू किया है कि जैसे पहले आपकी प्रॉपर्टी है, जो घर है, उस घर में जो हमारे पेरेंट्स के मरने के बाद, पति पत्नी माँ बाप के मरने के बाद बच्चों का अधिकार है, तो उसमें ये होता था कि 4 जन है, अगर 3 बेटे 1 बेटी, 2 बेटे 1 बेटी, या जो भी हो, 4 लोग हैं, 4 बेटे ही हो, 4 बेटियाँ ही हो, तो उसके अंदर ये होता था कि कुछ लोग ये कहते थे कि भाई चलिए हम आप एनओसी दे रहे हैं, आप एक के नाम पे कर दीजिए। तो उस समय एक के नाम पे ये ऑर्डर्स हो जाते थे। अब ये अचानक डिपार्टमेंट ने एक नया फैसला लिया। इसके ऑर्डर्स क्या निकले, सर्कुलर्स बनाया कि नहीं बनाया, लोगों को अवगत कराया या नहीं कराया, कुछ पता नहीं। अब ये कहते हैं जिनकी अपील्स पुटअप हुई थी उनको भी अब कह रहे हैं कि भैया संयुक्त होगा, अब इंडिविजुअल नहीं होगा। इंडिविजुअल करना है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लाइए, मतलब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब बताइए, जिस व्यक्ति ने पहले वहाँ पे पुटअप किया है, उस व्यक्ति का आज हियरिंग चालू हुई। आज हियरिंग के समय पहले उन्होंने एनओसी बनाई होगी, एडवोकेट से एनओसी बनाई होगी, उसके पैसे गए, नोटरी के पैसे गए, उसके बाद डिपार्टमेंट में सबमिट किया, और आज ये कहते भाई ये नहीं चलेगी, आप अलग से एफिडेविट फाइल कीजिए कि संयुक्त नाम आएंगे, मतलब जॉइंटली नाम हम कर सकते हैं, हम एक जन के नाम पे नहीं कर सकते हैं। अगर ये करना है तो आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट लाइए। सरकार का ये जो रवैया है, इससे लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से एफिडेविट कर रहा है कि भाई मेरे भाई के नाम पे कर दीजिए, मेरी बहन के नाम पे कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो वहाँ पे भाड़े ले, प्रॉपर्टी बेचे या कुछ बेचे, हमारा कुछ नहीं, हम उनको उनके नाम पे करने की एनओसीज दे रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हो रहे हैं, कि आपको संयुक्त में ही आना है। अब प्रॉब्लम कैसे होगा? अब फैमिली है, अब फैमिली में समझो पिताजी के नाम पे रूम है, पिताजी के बाद माताजी, माताजी के बाद बच्चे। अब हो सकता है कि चारों बच्चों के नाम पे एसआरए में गवर्नमेंट के इसमें रूम हो। अब उस समय डिपार्टमेंट क्या करेगा? अगर समझो चारों के पास नहीं है, 2 के पास है, 2 के पास नहीं है, तो वो चाहते हैं कि भैया 2 के नाम पे हो जाए या 1 के नाम पे हो जाए, तो आखिर डिपार्टमेंट को तकलीफ क्या? डिपार्टमेंट क्यों चाहती है कि झोपड़ी धारक 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चे करें? ये क्या आपको नहीं लगता है ये तानाशाही चल रही है? बिना पूछे कोई भी कानून को इम्प्लीमेंट कर देना, जो कानून है, जो कानून बना है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बाकी सर्कुलर तो मानते ही नहीं है डिपार्टमेंट में, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर्स नहीं मानते। अभी बताइए, एक 33, 38 के मैटर पे एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स है। उस ऑर्डर्स में उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति की पात्रता नहीं हुई है, उस व्यक्ति को 3 हफ्ते का रेमेडी दीजिए कि वो वहाँ पे अपील फाइल कर सके या कंप्लेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल कर सके, और जब तक उसके ऑर्डर्स नहीं आते हैं वो डेमोलिशन से प्रोटेक्टेड है, इविक्शन से प्रोटेक्टेड है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया कि भैया 3 हफ्ते में अगर वो व्यक्ति करता है, तो अब डिपार्टमेंट और बिल्डर की जवाबदारी है कि जितना जल्दी इसका मैटर क्लियर होगा तो भैया इविक्शन होगा।
फिर जिसके नाम नहीं आए हैं उनको भी बोला गया है कि भैया इनकी भी पात्रता क्लियर करने के बाद, ऑर्डर्स आने के बाद ही करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। फिर भी क्या ये डिपार्टमेंट, तहसीलदार डिपार्टमेंट, तहसीलदार 2 या तहसीलदार 3 जो भी है वहाँ पे, क्या डिप्टी कलेक्टर एसआरई का डिपार्टमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पैरों के नोक की पे ठोकर मारता, पैरों के मतलब जूतों के नोक से ठोकर मारता है? ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानते, ये इनके सर्कुलर्स नहीं मानते, तो आखिर इनको ये पावर देता कौन है? ये पावर देता कौन है? क्या महाराष्ट्र शासन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी ऐसे अधिकारियों पे कि भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? अभी मैं बताता हूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनको 33-38 की नोटिस आई। मैंने उनको एक रिटर्न स्टेटमेंट बना के दिया कि भाई आप ले जाके पुटअप कीजिए, लेकिन उनको ये बताया कि भाई देखिए अधिकारी तो सुनने वाले हैं ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं है, हाई कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। फिर भी मैंने उसके अंदर डाल के दिया कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये कॉपी है, तो भाई इसके अंदर मेरी जो पात्रता है वो निश्चित किया जाए और उसके बाद मैं खुद घर खाली करता हूँ। लेकिन अब देखना ये है कि ये कंप्लेंट अथॉरिटी जो है डिप्टी कलेक्टर एसआरई की, जो तहसीलदार 2 या 3, ये इस पर क्या एक्शन लेते हैं। मुझे पता है वो एक्शन कानून पे नहीं लेते, वो सर्कुलर्स को देख के नहीं लेते, वो ऑर्डर्स को देख के नहीं लेते, ना ही उन्हें फ़र्क पड़ता है किसी भी कोर्ट के ऑर्डर्स या सरकार के ऑर्डर्स। वो ऑर्डर्स पास करते हैं गांधी जी के लिए, क्योंकि भाई 38 बिल्डर सामने बैठे रहता है, भाई बिल्डर बैठा है तो भाई गांधी जी की तो भरमार है वहाँ पे, ये गांधी नहीं बहुत गांधी मिलेंगे। तो प्रॉब्लम ये है, क्या ये करप्शन नहीं है? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? कोर्ट की अवमानना नहीं है? लेकिन लड़ेगा कौन? क्वेश्चन है, लड़ेगा कौन? इनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि झोपड़ी धारक है, ये गंदी बस्तियों में रहते हैं, ये इनके पास कहाँ पैसे हैं कि 2-5 लाख रुपए खर्चे करेंगे। तो ये जानते हैं और उसी का लाभ उठा के इनको जो ड्यूटी दी गई है उसके अंदर लापरवाही करते हैं और वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये क्लियर कट है। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर है, एडवोकेट हैं, उनके इलाके में डिमोलिशन 33-38 की नोटिस है, ऑर्डर्स हुए। उनके क्लाइंट थे, उनके क्लाइंट का नाम एनेक्शल 2 में है ही नहीं, ना उनको 33-38 की नोटिस थी, लेकिन उसे भी तोड़ दिया गया। अब बताइए, डिपार्टमेंट ने नोटिस नहीं दिया है तो उसको तोड़ कैसे सकते हो स्ट्रक्चर को? कहीं कोई रूल है? मतलब ये अधिकारी अब कोड बन गए हैं, अब जज से ज़्यादा पावर ये अधिकारियों के पास आ गया है। ये हालत करते हैं लोगों को छलना, लोगों को लूटना, लोगों की प्रॉपर्टियां कब्जा करना, उनको अवार्ड नहीं देना, ये काम चल रहा है एसआरई के अंदर में। दोस्तों ये मत समझिए कि मैं जो बोलता हूँ बिना एविडेंस के, एविडेंस है मेरे पास। बैठे ना सीओ एसआरई में एविडेंस बताता हूँ कि भैया एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसकी पूरी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई, 2022 में एक्विजिशन किया गया। चलिए आपने एक्विजिशन कर लिया, लेकिन एक्विजिशन के बाद उस लैंड ऑनर को अवार्ड देना तो आपका फर्ज था। उस लैंड ऑनर को अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? ये छुपे हुए जो मैटर्स है अब हमारे चैनल के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं, हम इस पे लड़ेंगे, रोशनी डालेंगे कि भैया ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है कि सीओ सारे ये जो ज़मीन मालिक हैं इनकी प्रॉपर्टियां सरकार का भय दिखा के लूटा जा रहा है और डेवलपर्स को दिया जा रहा है। जबकि उसी मैटर में उसी लैंडलॉर्ड ने एसआरई का अप्रूवल डाला था, लेकिन इसी एसआरई ने अप्रूवल नहीं दिया।
इसी एसआरए ने उस अप्रूवल को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम एसआरए का परमिशन नहीं देंगे, जबकि उन्होंने एरिया स्लम डिक्लेयर करवाया, सब कुछ किया। लेकिन दूसरे बिल्डर आने पे एसआरए तो छोड़िए, उनकी प्रॉपर्टी ही कब्जा कर लिया, उन्हें 1 रुपया नहीं दिया। 500 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी, 500 स्क्वायर मीटर, आज मालाड की बात कर रहा हूँ मैं। मालाड में 500 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी, स्क्वायर फीट नहीं, स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी का रेट क्या होगा? तो आज ये अधिकारी ये काम कर रहे हैं। आज आपको नहीं लगता ये अधिकारी की वजह से किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी की संपत्ति को लूटा जा रहा है, जबरदस्ती उनसे छीना जा रहा है? हाँ, सिर्फ गांधी जी, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी। आज जो दंपति हमारे पास आई थी, हमने पूरा पेपर देखा। मैंने बोला भाई आपके साथ तो नाइंसाफी हुई है, आपका तो प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम है और फिर नाम आपका आ जा रहा है झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण। तो भाई आपने एक्विजिशन किया, नोटिस तो दिया होगा, नोटिस दिया हुआ तो आपको इसका मतलब यही नहीं नोटिस देने का था फ्री में प्रॉपर्टी ले लेंगे, आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा, अवार्ड देना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। जो इस समय गवर्नमेंट का रूल है कि जब आप शहरी क्षेत्र में हो तो जो पहले रूल था उसका डबल, जो भी प्रीमियम बनता है उसका डबल अवार्ड मिलेगा। तो ये चीज़, तो उनको अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? अगर उनको अवार्ड दिया गया है तो कहाँ रखा गया है, कौन से अकाउंट में रखा गया है, बताइए ना। आपके वजह से कोई आदमी बर्बाद हो जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियां छीन जा रही है, ये खाली एसआरए के चलते। और महाराष्ट्र शासन के अंदर नेता सिर्फ बैठे मुख दर्शक देख रहे हैं और फिर कहते हैं कि भैया हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट है? लोगों का अधिकार छीनना, लोगों को बर्बाद करना, ये डेवलपमेंट है? कानून को जानना नहीं, कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना नहीं, तो ये चीज़ समझिए। अभी ये 152 में वही किया इन्होंने। भाई 152 का बताइए ना, कब इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ और क्यों हुआ? क्या प्रॉब्लम्स आ गए थे इसे कि अमेंडमेंट करना पड़ा? तो अमेंडमेंट करना पड़ा तो उसका दूसरा रास्ता बताइए। आप डायरेक्ट बोलते सक्सेशन सर्टिफिकेट। भाई मतलब आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आपने जरूर कुछ सोचा है, जरूर कुछ सोचा है कि सरकार को रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीच में ये जो चर्चे चले थे विधानसभा में कि भाई कोर्ट, अभी सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से नहीं, मतलब तहसीलदार से बनाइए, मतलब एक अधिकारी को और फिर वहाँ पे जाके एक अधिकारी को, मतलब कोर्ट तो एक बार परवड़ जाए कि वकील को पैसे दो अपने काम करा लो, लेकिन ये डिपार्टमेंट नहीं परवड़ता दोस्तों, डिपार्टमेंट नहीं परवड़ता है। ये अधिकारी जो बैठे हैं ना, ये आपको न्याय देने के लिए नहीं है बैठे हैं, ये गांधी जी के लिए बैठे हैं। ये अपनी खुद की ड्यूटी, जो ड्यूटी इनको दी गई है सरकार की, क्या वो कर्तव्य परायण है? क्या उस पर कर्तव्य कर निभाते हैं? एक व्यक्ति अगर पात्रता के लिए एप्लीकेशन करे तो वो एप्लीकेशन 2-2 साल 3-3 साल तक पड़ा रहेगा, आप पूछो मत। तो फिर बाद में बोलेंगे भाई ये तो घूम गया, नया डालो। ये प्रोसीजर चलता है इनके पास। सिर्फ लोगों का हैरेसमेंट हो रहा है एसआरए के अंदर में, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है और लोगों की प्रॉपर्टियां कब्जा की जा रही है। ये एसआरए के नाम पे ये अधिकारी कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, इस चीज़ की इंक्वायरी कीजिए ना भाई, कि एक आदमी प्रॉपर्टी का मालिक है और डायरेक्ट आप उसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हो। आपको बहाना मिल गया इस्लामिक का सेक्शन 41 का एक्विजिशन का। अरे भाई वो व्यक्ति है तो उससे बात करिए, वो कहाँ बोल रहा है कि मुझे नहीं। जब उस व्यक्ति ने पहले ही प्रपोजल डाला एसआरए का तो रिजेक्ट क्यों किया गया? उन्होंने एनेक्शल 2 बना दिया, सब कुछ हो गया, एनेक्शल 2 फाइनल भी हो गया, लेकिन आप एसआरए ने परमिशन नहीं दी उनको। तो क्या लगता नहीं उनके साथ नाइंसाफी की गई है? क्या लगता नहीं उनको जानबूझ के उनको इग्नोर किया गया और उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है? भाई ठीक है, एक्वायर कर ली गई है तो दीजिए उनको, कंपेंसेट तो कीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ये सरकार में मनमानी चालू है। सरकार में मनमानी चल, अपने मन का कोई भी कानून बनाना, लोगों को हैरेसमेंट करना, लोगों को परेशानी झेलने के लिए छोड़ देना। सरकार लोगों के लिए एक सुलभ रास्ता ढूंढती कि लोगों को परेशानी नहीं हो, लोगों को पैसे खर्चे नहीं करने पड़े। लेकिन
जहाँ पे प्राइवेट डेवलपमेंट जो इनका एग्रीमेंट होता था, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, वहाँ पे सरकार ने बोल दिया भैया खाली 100 रुपये लगेंगे स्टैम्प ड्यूटी। और यहाँ पे झोपड़ी धारकों को बोलते भैया सक्सेशन सर्टिफिकेट लगाओ, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बहा दो। मतलब जिसके पास नहीं रहे तो उसका मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं होगी। तो ये सरकार के अधिकारी गलत काम कर रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। और आप लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। इस विषय के अंदर में हर अधिकारी से पूछिए कि भैया आपने ये काम कौन से आधार पे किया है। डालिए, आरटीआई डालिए, आरटीआई सीखना है ना, आरटीआई डालिए इनके पास। मैंने तो डाल दिया, मैंने तो आरटीआई डाल दिया कि भैया मुझे 152 में चेंजेस किए गए उसकी कॉपी दीजिए, कि जहाँ पे सिर्फ जॉइंट नेम ही ट्रांसफ़र होंगे उसकी कॉपी दीजिए। मैंने वो काम कर दिया। अब आप क्या करते हो बताइए। मांगिए, इनके यहाँ पे इतनी आरटीआई आनी चाहिए कि दिन भर लिखते लिखते थक जाए। इनके जितने टाइप राइटर हैं परेशान हो जाएगी, भैया इतनी आरटीआई किसको किसको जवाब दे। ये सरकार के लिए क्रांति होगी, क्रांति। कि क्यों परेशान किया जा रहा है झोपड़ी धारकों को, क्यों उनको कहा जा रहा है 1-1 1.5 2-2 लाख रुपए खर्चा करें, सक्सेशन बनाइए। ठीक है, हमने ये चीज़ मान लिया कि भैया नेक्स्ट जनरेशन है, तो वहाँ पे बनता है कि अधिकारी को एक राइट्स नहीं है। जहाँ पे वो व्यक्ति जो खुद कह रहा है कि मैं अपना राइट्स इनको दे रहा हूँ, तो आपको तकलीफ क्या। अब एक डिपार्टमेंट ये सॉरी, एक डिपार्टमेंट ये और एक डिपार्टमेंट कंप्लेंट अथॉरिटी। जहाँ कानून नहीं है वहाँ भी पात्रता, वहाँ पे नेक्स्ट टू जनरेशन पात्रता कर रहे हैं सिर्फ एनओसी पे, सिर्फ एनओसी पे। वो भी एनओसी किसकी, परिवार के एक सदस्य 2 सदस्य की, बाकी किसी की नहीं। ट्रांसफर, नाम ट्रांसफर करके पात्रता हो गई। अब बताइए, दादा की प्रॉपर्टी में पोते का नाम आएगा तो भैया सक्सेशन बनाना पड़ता है कि नहीं। 152 का रूल है ही क्या है, नहीं आप मुझे बताइए। लेकिन ये कंप्लेंट अथॉरिटी 3 जो रमेश पवार, जयराम पवार या रमेश जयराम पवार कुछ नाम था उनका, उन्होंने अपने कम कार्यकाल में ये सब काम करके गए। उनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं था, कोष्टी साहब के बाद ज़्यादा कार्यकाल नहीं था, लेकिन उन्होंने काम किया। मैं जब पूछने गया कि भाई ये आपने कैसे किया, तो तहसीलदार मैडम कहती कि नहीं आप अपील करो। अरे भैया गलती तुम करो, पैसे हम खर्चा करके अपील करें। वाह, सोसाइटी भंग है, सोसाइटी भंग है। और सोसाइटी का लेटर उधर आया हुआ है कि भैया इनकी पात्रता कर। बताओ किसने लेटर दिया भाई, सोसाइटी भंग है तो लेटर किसने दिया सोसाइटी का। मतलब वहां पे भ्रष्टाचार नहीं, क्राइम हो रहा है, क्राइम, फोर्जरी हो रही, फोर्जरी। ये कंप्लेंट अथॉरिटी 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों अलर्टने इसीलिए जरूरी है, इसीलिए आप लोगों को समझाता हूं। अगर आप जागरूक नहीं हुए तो आपके साथ भी यही होगा, परेशान हो जाएंगे आप। बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो संस्था के चीफ प्रमोटर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने झोपड़े थे सब टूट गए, हमारे एनेक्शरी फाइनल हो गए, सब कुछ। अब बिल्डर उसी जगह पे झोपड़े बना के उसके ऊपर पात्रता करवा रहा है। हमने कंप्लेंट अथॉरिटी को बोला था, कंप्लेंट अथॉरिटी बोले कि भाई हम आपकी क्यों सुने, मुझे यहाँ दिख रहा है मैं पात्र करूँगा। अब बताइए, सोसाइटी की कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं सुन रहा है, किसकी सुनेगा, बिल्डर की। बिल्डर कौन है, यहाँ क्लियर कट है कि भैया बिल्डर डेवलपमेंट नहीं करता है, सोसाइटी डेवलपमेंट करती है, मालिक सोसाइटी होती, तो मालिक की नहीं सुनेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर की सुनेंगे, ये डिपार्टमेंट। क्योंकि पैसे मालिक के पास है ही नहीं ना, पैसे तो गांधी जी तो किसके पास है, बिल्डर के पास। सोसाइटी के पास कहाँ गांधी जी है। तो ये मैंने उनको कहा, सीओ साहब को कंप्लेंट मारिए कि भैया बिल्डर गलत कर रहा है, और नए तो इनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं किए तो हमारी सोसाइटी इसके खिलाफ कोर्ट तक जाएगी कि भैया ये सरकार की रेवेन्यू को लॉस कर रहे हैं, यहाँ पे बोगस लाभार्थियों को फ़ायदा देने का काम बिल्डर कर रहा है। ना कंप्लेंट करिए आप, देखिए कार्रवाई होती है नहीं। मजाक बना के रखे आप। जब सोसाइटी बोल रहे हमारे पे इतने ही रूम थे, इसके अलावा नहीं थे, सब रूम टूट गए हैं, तो स्लम प्लान में अब कहाँ रूम बना रहे भाई। स्लम प्लान की देखिए, स्लम प्लान में वो रूम कहाँ है था, तो उसके अलग से सर्वे कर रहे हैं।
अलग से सर्वे कर रहे हो। भैया कहाँ सर्वे कर रहे हो? तो ये चीज़ समझिए, ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बड़बड़ाता हूँ। एक चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ आपके यहाँ भी हो सकती है, आपके साथ भी गुजर सकता है। क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी मालिक हो, आपको पता ही नहीं आपकी प्रॉपर्टी है। आप ये तो जो सोच रहे हो कि भैया हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई बात नहीं, पता चला वहाँ एसआरए का प्रोजेक्ट चालू है, आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर हो चुकी है। तो ये एसआरए क्या कर रहा है? लोगों की प्रॉपर्टियों का कब्जा कर रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना, 41 में कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे इनको नज़र आता है कि प्रॉपर्टी मालिक सोया हुआ है, बस प्रॉपर्टी एक्वायर कर लो। यही काम है इनका। जहाँ जमीन मालिक जागरूक है ना, वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कोर्ट तक जाएगा वो। अब ये लोग पहले ढूंढते, बिल्डर्स, और ये ढूंढते कि कौन सी प्रॉपर्टी पे मालिक नहीं। अभी हमारे इलाके का देखिए ना, खोतवाड़ी भीमोड़ा का इतिहास भी वही है ना, लेकिन वहाँ एक्विजिशन नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ एक्विजिशन अगर होता भी था ना, तो हम सब ऑब्जेक्शन लेते थे। एक्विजिशन होता ही नहीं था, एरिया स्लम डिक्लेयर्ड भी नहीं है। लेकिन यहाँ के झोपड़ी धारकों की को बेघर एसआरए ने और बीएमसी ने कर दिया है। बीएमसी एच वेस्ट वार्ड ने और एसआरए ने यहाँ के तकरीबन 200 से 300 झोपड़ी धारकों को बेघर करके रखा हुआ है। इसीलिए कहता हूँ, जागरूक बनो। जागरूकता ही जीवन है, खासकर एसआरए में। अगर एसआरए नहीं भी रहेगा ना, तो दोस्तों ये ज्ञान कभी भी नुकसान नहीं देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जागो नहीं जागो। आपको एसआरए से जुड़ी हर खबर, हर चीज़ हम बताएंगे। और आपको एक चीज़ समझना होगा कि यदि आप अपने प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तो ही जुड़िए, टाइम पास के लिए मत जुड़िए। आप हमारे वीडियोस मत दिखीजिए, लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए। सर ग्रुप पे अभी भी वही चल रहा है। अगर मैंने ये कल तक देखा इसी चलेगा, मैं ग्रुप डिलीट कर दूँ, क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा है। सबके फ़ोन्स आ रहे हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं लोग। और मैं किसी को हटाऊंगा नहीं, मैं ग्रुप ही हटा दूंगा। कि मुझे हेडेक नहीं चाहिए। आपकी समस्या आपके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।